तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर रिसेंटली रिलीज करी गई एक काफी बढ़िया थ्रिलर हॉरर मिस्ट्री मूवी को, जिसका नाम है द लास्ट हाउस। इस मूवी के अंदर एक ऐसा परिवार होता है जो कि अपने घर के अंदर ही कई सालों तक फंस जाता है, लेकिन बाहर जो चीज उनका इंतजार कर रही थी वो क्या है और कितनी खतरनाक है, इसको तो आपको एक्सप्लेनेशन देखने के बाद पता चलेगा। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही बढ़िया फिल्म को, दानूर 4 को, साथ ही साथ आफ्टर स्कूल हॉरर पार्ट 1 पार्ट 2 को, जो कि सच्ची घटनाएं हैं। इनकेस आपने मिस कर दी है जाकर देख लेना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत एक फेमस साइंस फिक्शन ऑथर आर्थर सी क्लार्क के कोट से होती है कि हाउ इनअप्रोप्रिएट टू कॉल दिस प्लैनेट अर्थ व्हेन इट इज क्लियरली ओशन। मतलब कि इस प्लैनेट को धरती कहना कितना गलत है, क्योंकि मोस्टली ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। खैर इसी बीच हम जेसन नाम के एक व्यक्ति को डॉक पर फिशिंग करता देखते हैं। तभी एक छोटी मछली उसके कांटे में फंस जाती है, लेकिन वो उसे पानी में वापस फेंक देता है। खैर तभी उसकी नजर समुद्र के ऊपर मौजूद तूफान के काले बादलों पर पड़ती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे, और इसलिए उन्हें देखकर जेसन अपनी गाड़ी से अपने घर जाने लगता है। और इस समय रेडियो पर भी उसी तूफान के बारे में खबर चल रही थी, जिस दौरान ही एक लड़की हमें नैरेट करते हुए ये बताती है कि जिस दिन बारिश आई लोग अपने अपने कामों में रोज की तरह लगे हुए थे। कहने को तो वो सब आसपास रहते थे, मगर सब अपनी दुनिया में मग्न हो रखे थे। पर जिस दिन बारिश आई उस दिन सबको ये पता चला कि वो सब इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। खैर अब जेसन एक छोटे से नेबरहुड में रहता था। वहाँ के लोग बारिश का मौसम देखकर अपने घरों में जाने लगते हैं, जिसके बाद जेसन भी अपने घर के बाहर गाड़ी पार्क करके अंदर चला जाता है। अंदर उसको कुछ रिजेक्शंस के लेटर मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी उदास हो गया था। असल में जेसन जो था वो पेशे से एक इंजीनियर था, लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं थी, वो ट्राई कर रहा था। अब इसी पैसे की तंगी की वजह से वो अपने घर तक को भी सही नहीं करवा पा रहा होता। खैर अब वो अपने चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान लेकर अपने बूढ़े डॉग कैसिडी, जिसको हम कैस बुलाएंगे, वो उससे प्यार करता है, उसके साथ खेलता है। और बाद में जेसन ऊपर जाता है, जहाँ पर हम उसकी बीवी एन को भी देखते हैं जो कि सो रही थी। अब जेसन उसको उठाने के बाद में उसे डोनट्स दिखाता है, और ठीक उसी समय वहाँ पर जेसन का बेटा ग्रैम और बेटी रुथ भी आ गई थी। वो तीनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं तभी अचानक पूरे घर का नेटवर्क कनेक्शन बंद हो जाता है, जिसको देखकर सभी को ये लगता है कि इस इलाके में नेटवर्क ना आने की वजह से ये सब हो रहा होगा, और इसलिए एन फिर घर शिफ्ट करने की बात छेड़ देती है, जो कि साफ दर्शाता है कि वो इस जगह पर रहना नहीं चाहती थी। लेकिन हम जानते हैं कि जेसन के हालात ठीक नहीं थे। वो जेसन को समझाती है कि इस टूटे फूटे घर में रहना अब सेफ नहीं है, क्योंकि घर में दरारें आ गई हैं, और खासकर उनकी चिमनी वो तो किसी भी वक्त गिर सकती थी। अब वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी बच्चे याद दिलवाते हैं कि आज उन्हें क्रिसमस ट्री लेने बाहर जाना है, क्योंकि जल्दी ही क्रिसमस आने वाला था, और जेसन ने काफी समय पहले क्रिसमस के पेड़ को लाने का वादा कर दिया था। अब यहाँ हालात खराब थे, तो शुरुआत में तो जेसन पेड़ को लाने से मना कर रहा था, पर बच्चों की जिद के आगे उसे बाहर जाने के लिए मानना पड़ता है। तब सबके रेडी होने के बाद में जब रुथ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो घर का दरवाजा ही नहीं खुलता, जिसको देखकर ग्रैम को ऐसा लग रहा था कि शायद ये उसकी बहन रुथ की कोई शरारत हो सकती है। लेकिन ग्रैम भी दरवाजे को खोल नहीं पा रहा था, जिसके बाद जब खुद जेसन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो भी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुलता। तब शुरुआत में उसको लगता है कि शायद दरवाजा जाम हो चुका है, और इसलिए वो भागकर दूसरे दरवाजे और खिड़कियों को चेक करता है। लेकिन सबसे ज्यादा होश उड़ा देने वाली बात ये थी कि घर का कोई भी दरवाजा या फिर कोई भी खिड़की खुलने का नाम नहीं ले रही थी। ना ऊपर वाले फ्लोर का, ना एटिक का, इवन गराज का दरवाजा भी नहीं खुल रहा होता। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि घर के किसी डिवाइस में नेटवर्क भी नहीं थे, जिसकी वजह से एन को अपनी मम्मी पापा की भी टेंशन हो रही थी। तभी जेसन जब पैनिक करते हुए मेन गेट पर जोर से लात मारकर उसको खोलने की कोशिश करता है, तो उसके ऐसा करने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुलता, जिससे और ज्यादा परेशान होते हुए जेसन एक क्रोबार लेकर खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करने लग गया था। वो पागलों की तरह खिड़की के कांच पर लगातार वार कर रहा था, मगर खिड़की पर बस दरार पड़ती है, लेकिन वो फिर भी नहीं टूटती। इसका मतलब वो लोग अपने घर में ही कैद हो गए थे, और अब वो बाहर किसी से हेल्प मांगने भी नहीं जा सकते। ऑब्वियस सी बात है, ना नेटवर्क था ना ही बाहर आवाज जा रही थी। ये देखकर तो ग्रैम, रुथ और एन भी पूरी तरह दंग रह जाते हैं कि आखिरकार एकदम से ये क्या हो गया। तभी जेसन एक बार वापस से लिविंग रूम के कांच को तोड़ने की कोशिश करने वाला था, पर तभी उसकी नजर सामने वाले घर पर पड़ती है, जिसमें से मिस्टर रिचर्डसन एक मिरर को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, जिसको देखकर जेसन रुक जाता है।
तब जेसन और उसके परिवार को एहसास होता है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके मोहल्ले के सारे लोग अपने घर के अंदर कैद हो गए थे। अब ठीक इसी समय उनकी नजर अचानक से बाहर जॉगिंग कर रही एक नेबर यानी कि पड़ोसन सुजैन पर पड़ती है, जो कि किस्मत से बाहर ही रह गई थी, या फिर ये कहें कि बदकिस्मती से। इसलिए अभी जेसन और एन जो होते हैं वो उससे हेल्प लाने के लिए बोलने लगते हैं, लेकिन सुजैन उनकी बात सुन नहीं पा रही थी। मगर अगले ही पल जब सुजैन अपने घर के पास जाकर दरवाजे खोलने की कोशिश करती है तो उसके घर का दरवाजा भी लॉक होता है, यानी कि बाहर से भी दरवाजे नहीं खुल रहे थे, ना ही अंदर से और ना ही बाहर से। जिस दौरान ही सुजैन का पति ग्रेग उसे इशारों से सब कुछ समझाकर हेल्प लाने के लिए कहता है और सुजैन जो थी वो मदद ढूंढने के लिए तेजी से मोहल्ले के बाहर की तरफ भागने लगती है। और ये देखकर सबको उम्मीद थी कि सुजैन जो है वो हेल्प लेकर आ जाएगी, लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब हुआ क्या है। मगर काफी देर के बाद भी जब वो वापस लौट कर नहीं आती तो जेसन टॉय बाइनोकुलर से अपने पड़ोसियों को देखने लगता है। जिस दौरान ही एन बताती है कि रिचर्डन्स का पोता मैक्स एक डेंटिस्ट है और उनके बगल वाले घर में ग्रेग रहता है जिसे बाइक्स का शौक है। अब इसी समय वो अपने एक पड़ोसी के घर के बाहर एक बोर्ड भी नोटिस करते हैं जिस पर सी द डे लिखा हुआ था। वो पढ़कर जेसन थोड़ा सा हंसने लगता है और तभी एक पास के एक और घर से एक आदमी मिरर पर लिखकर बताता है कि वो तो उस घर में बस वन नाइट स्टैंड के लिए आया था लेकिन वो फंस गया। अब उसको ऐसा करते हुए देखकर बाकी सब भी व्हाइट बोर्ड पर चीजें लिखकर बात करने लग गए थे। तब मिस्टर रिचर्डसन लिखकर ये कहते हैं कि शायद इसके पीछे गवर्नमेंट हो सकती है जो कि शायद उन्हें किसी चीज से सेफ रखना चाहती हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आई मीन गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत कैसे आ गई कि वो ऐसे ही किसी के घर के दरवाजों को अंदर से और बाहर से लॉक कर सकते हैं। जेसन को भी यही लग रहा होता है कि ये चीज ठीक नहीं थी। तभी पास के दूसरे घर से एक आदमी कहता है कि शायद ये एलियंस का काम हो सकता है, पर अगर ऐसा भी है तो एलियंस इंसानों को घर में बंद क्यों करेंगे? इसी तरह लोगों के मन में कई सारे सवाल आ रहे थे, मगर सच्चाई क्या थी किसी को इस बारे में समझ नहीं आ रहा था। तभी रिचर्डसन एक ऐसा सवाल करता है जिसको पढ़कर तो जेसन का दिमाग चकरा गया था। सवाल ये था कि क्या सिर्फ उनके साथ हो रहा है या फिर पूरी दुनिया के साथ में। इवन अब तक सुजैन के ना आने की वजह से भी वो परेशान थे। जिसके बाद में रात को जेसन अपने परिवार को बोलता है कि वो सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। उसी दौरान रुथ को लग रहा था कि शायद ये सब तूफान की वजह से हुआ होगा, मगर जेसन के हिसाब से वो बस एक नॉर्मल सा तूफान था। खैर अब इसके बाद जब सब सोने चले जाते हैं तो जेसन अपने रूम में आने पर एन को पैनिक करते हुए देखता है क्योंकि उसे अपने माता पिता की काफी टेंशन हो रही थी। जिस पर जेसन उसको संभालते हुए ये कहता है कि अगर सामने रहने वाले बूढ़े रिचर्डसन अपना ध्यान रख सकते हैं तो तुम्हारे माता पिता भी ठीक ही होंगे। ये सुनकर एन को थोड़ा सा बेटर फील होता है और तभी जेसन एन को एक पिस्टल दिखाता है जो कि उसने चुपके से अपने परिवार की प्रोटेक्शन के लिए खरीदी थी क्योंकि कुछ दिन पहले उसे एक भयानक सपना आया था। उसको देखकर शुरू में तो एन गुस्सा करती है क्योंकि अगर गलती से वो पिस्टल बच्चों के हाथ लग जाती या फिर उससे किसी और को कुछ हो जाता तो चीजें कितनी ज्यादा बिगड़ सकती थी। पर जैसा कि जेसन की सोच गलत नहीं थी तो एन जेसन से उसे भी वो गन चलाना सिखाने के लिए कहती है और बाद में एन सोने चली जाती है। इसी समय जेसन को नींद न आने की वजह से लिविंग रूम में खड़ा होकर वो बाहर देख रहा होता है जहाँ पर तेज बारिश आ रही थी और बाकी सारे पड़ोसी भी इसी उम्मीद में बाहर देख रहे थे कि शायद कोई उनकी मदद के लिए आ जाएगा। तभी कुछ सोचकर जेसन जो होता है वो ड्रिल से मेन डोर हैंडल लॉक से स्क्रू निकालता है, मगर उसके बावजूद भी दरवाजा नहीं खुलता। जिस दौरान जेसन एक छेद से काफी अजीब चीज नोटिस करता है। असल में बारिश का पानी घर पर किसी फ्लूइड की तरह चिपक रहा था और वो जिस भी खाली जगह पर जा रहा था वो जगह पूरी तरह से सील हो जाती थी। इसी बात को कंफर्म करने के लिए जेसन अपने घर की एक दीवार को भी तोड़ता है जिसकी आवाज से एन उठ जाती है और उसके पास आ जाती है और तब जेसन उसको भी बताता है कि उनके घर में हवा तो आ रही है लेकिन बारिश का पानी घर के चारों तरफ एक इनविजिबल बैरियर बना रहा है जो कि सच में काफी ज्यादा अजीब था। इसलिए जेसन को लग रहा था कि ये जो कुछ भी है इसमें इंसानों का कोई हाथ नहीं है। इससे थोड़ा सा घबरा कर एन सोने चली जाती है। जिसके बाद सुबह जब एन और जेसन की आंख खुलती है तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। इसलिए जेसन जल्दी से वापस दरवाजा खोलने की कोशिश करता है मगर दरवाजा अभी भी लॉक हो रखा था। इवन आज उनके बच्चे भी काफी शांत थे, इसलिए उनका मूड ठीक करने के लिए जेसन अपनी पुरानी मूवीज और म्यूजिक कलेक्शन निकालता है। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जेसन के पास सिर्फ 2 ही मूवीज की कैसेट थी और अब जैसा कि उन लोगों को अपने सर्वाइवल के बारे में भी सोचना था इसलिए वो अपने राशन के सामान को भी देखते हैं जो कि लगभग 2 महीने के लिए काफी था। और इसी के साथ साथ जेसन ने सबसे पानी और बिजली को भी हिसाब से ही इस्तेमाल करने के लिए कह दिया था क्योंकि एक बार वो खत्म हो जाती तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी, ना ही वो उस चीज को ठीक करवा सकते थे या फिर
फिर बाहर से कोई राशन ला सकते थे। तभी जेसन कैस को देखता है जो कि हल्का होने के लिए बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेट ना खुलने की वजह से जेसन उसे घर में ही कहीं पर भी हल्का होने के लिए कहता है या फिर इशारा करता है, क्योंकि एक तो कैस वैसे ही बीमार था और ऊपर से काफी बूढ़ा हो गया था। अब आगे जब जेसन और उसके बच्चे पढ़ाई करते हुए बोर हो जाते हैं तो जेसन उनको स्टफ टॉयज के जरिए मछली साफ करना और पकड़ना सिखाता है, ताकि आगे चलकर अगर जरूरत पड़े तो ये सर्वाइवल स्किल्स उनके काम आ जाएंगी। और बच्चे भी इसको खुशी खुशी सीखने लगते हैं, जिसको देखकर एन को भी काफी अच्छा लगता है। उसी समय जेसन एक और बात बताता है कि उसे शुरुआत से समुद्र काफी पसंद है और पहले उसके पास एक बोट भी थी जो कि उसे घर के खर्चे मैनेज करने के लिए बेचनी पड़ी। अब ये सुनकर बच्चों को काफी दुख होता है, लेकिन जेसन और एन उनको हंसा देते हैं। अब इसी तरह से एक हफ्ता बीत जाता है, जिस दौरान डिनर के वक्त एन जब टमाटर काट रही थी तो उसने टमाटर के बीजों को साइड में रख लिया था ताकि वो धीरे धीरे सब्जियां घर में ही उगा सके। उसी वक्त लाइट्स भी फ्लिकर करने लग गई थी, जिसका मतलब सच में हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहां पर बिजली भी चली जाएगी। खैर, अब उसी शाम जेसन खिड़की के पास जाकर रिचर्डसन से बात करता है, जिससे उसको पता चलता है कि रिचर्डसन के घर का खाना बिल्कुल खत्म हो गया था। जो बात जानकर जेसन को उनके लिए काफी बुरा लगता है, पर मजबूरी ऐसी थी कि वो चाहकर भी उसकी और उसकी बीवी की कोई भी मदद नहीं कर सकता था। ऑब्वियस सी बात है, ना कोई बाहर जा सकता था ना ही कोई बात कर सकता था, खाली इशारों में और लिख कर बात हो रही थी। और इसी तरह 2 हफ्ते और बीत जाते हैं। तब हम रुथ को अजीब सी ड्राइंग्स बनाते हुए देखते हैं, जिसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बारिश में किसी को देखा हो। तब खिड़की पर वो बारिश की एक बूंद को अजीब तरह से हिलते हुए देखती है, जो कि रुथ की पेंसिल की निब की डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तभी जेसन नीचे आकर सबके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए गाना बजाता है और बच्चों और एन के साथ डांस करना शुरू कर देता है। आने वाले दिनों में वो इसी तरह एंजॉय करने के लिए साथ में मूवीज देखते हैं, डांस करते हैं और किसी न किसी एक्टिविटी में लगे रहते हैं, ताकि उनको बुरा ना लगे और उनका मन उनकी सिचुएशन से भटका रहे। इसी तरह देखते देखते क्रिसमस का दिन भी आ गया था, जिस रात सारे कैद नेबर्स भी अपने अपने घरों से एक दूसरे को देखते हुए क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। यानी कि जेसन पेड़ को ला ही नहीं पाया। लेकिन उसी रात जब रुथ और ग्रैहम एक साथ बैठे होते हैं, तभी रुथ की नजर बाहर जाती है और वो अचानक ग्रैहम से कहती है कि वो आ गई। तब ग्रैहम को समझ में नहीं आता कि रुथ बाहर क्या देख रही है और किसके बारे में बोल रही है, लेकिन रुथ उस चीज को रेन वॉकर कहती थी। इसी बारे में वो खाना खाते समय सबको बताती है, लेकिन सबको लगता है कि बाहर बस कोई जानवर होगा। मगर रुथ के हिसाब से वो जो कोई भी चीज थी वो उनको कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, पर उसके काफी बार बोलने के बाद भी कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। आई मीन, घर में इतनी वियर्ड चीजें हो रही हैं, लेकिन उसकी बात पर कोई भरोसा करना नहीं चाहता। बहुत ही अजीब सी बात थी। एंड आई नो कि अगर इन बातों पर विश्वास कर लिया गया तो हॉरर मूवी आगे कैसे बढ़ेगी। एनीवेज, अब सारे के सारे लोग इतने दिनों से सेम खाना खाकर बोर हो गए थे। तब रुथ और बाकी सबका मूड सही करने के लिए एन सबको बिना शुगर के कुकीज देती है, जो कि असल में बिना शुगर के बनते नहीं, लेकिन चीनी खत्म होने की वजह से उसने इन कुकीज को बना दिया था। मगर एन के इस प्यार ने सबके चेहरे पर वापस से मुस्कुराहट ला दी थी। अब रात में जब बच्चे सो जाते हैं तो जेसन एन का मूड फ्रेश करने के लिए उसके साथ जॉइंट फूकता है। जी हाँ, और बाद में वो दोनों एयर फोर्स 1 नाम की एक मूवी देखकर काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद दोनों ही बैकयार्ड के पास वाले रूम की जमीन पर लेटकर तारे देखने लग गए थे, जहां बातें करते हुए एन जेसन को बताती है कि इस बार ईएमआई की टेंशन ना होने की वजह से उसे सच में काफी अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं जेसन को भी ये सब थोड़ा सा सुकून भरा लग रहा था, वरना नॉर्मल दिनों में तो वैसे भी सभी प्रेजेंट डे को या फिर फ्यूचर को लेकर काफी टेंशन में रहते थे। खैर, यही बातें करते करते वो दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले थे, लेकिन तभी उनकी नजर दरवाजे के बाहर जाती है, जहाँ पर एक लोमड़ी घूम रही थी। जिसका मतलब इंसानों के यूं अचानक कैद होने की वजह से जंगली जानवर वापस शहरों की तरफ आने लग गए थे। यानी कि यह फिनोमिना पूरे धरती पर हो रहा था। अब इसके अगले दिन क्रिसमस गिफ्ट्स का समय हो गया था, जिस दौरान बच्चों को घर के पुराने सामान ही गिफ्ट्स के तौर पर मिलते हैं। लेकिन इस मुश्किल समय के अंदर भी वो खुशी मनाने के लिए काफी थे। तभी बाकी सब भी एन को एक काफी अच्छा गिफ्ट देते हैं, जिसको देखकर वो काफी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि वो एन का उगाया हुआ पहला टमाटर था, जिसका टेस्ट काफी लाजवाब था। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा पल के लिए नहीं टिकती, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद रुथ ये देखती है कि मिसेस रिचर्डसन बीमारी की वजह से नीचे गिर गई हैं, जिसके बारे में जेसन और एन को पता चलने पर वो बच्चों को उनके रूम में भेज देते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि भूख की वजह से मिसेस रिचर्डसन खत्म हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं इससे सब पूरी तरह से टूट भी गए थे। जिस दौरान एन जैसे जैसे रुथ को संभालती है, पर उसी समय जब जेसन कैस को उसकी दवाई देने जाता है तो उसे एहसास होता है कि कैस की दवाइयां भी खत्म हो चुकी हैं। ये चीज जेसन को अंदर से और ज्यादा तोड़ रही थी, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता था। खैर, उसी रात रुथ की आंख अचानक खुलती है, जिसकी वजह से वो कैस के पास लिविंग
लिविंग रूम में खेलने आ गई थी। उसी समय अचानक रुथ को बाहर से अजीब सीटी की आवाज आती है, मगर पर्दा हटाकर बाहर देखते ही अचानक भागते हुए सुजैन जो थी वो उनकी खिड़की से टकरा जाती है, जो कि खून से लथपथ मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, जिससे डरकर रुथ भागते हुए जेसन के रूम की तरफ जाती है और तभी जेसन भी उसको संभालने की कोशिश करता है। सुजैन की चिल्लाने की आवाज सुनकर जेसन की पूरी फैमिली अंदर से सहम गई थी, जिस दौरान अपने आखिरी समय में सुजैन उनसे छुपने के लिए कहती है और तभी कोई अदृश्य शक्ति सुजैन को पकड़कर अंधेरे में खींचते हुए खत्म कर देती है। अब इस समय आस पड़ोस के लोग और जेसन के परिवार जो था वो बाहर किसी खतरनाक चीज को देख तो रहे थे, मगर बारिश की वजह से वो चीज उनको साफ नहीं दिख रही थी और तभी जोरदार बिजली कड़कती है, जिसके अगले ही पल सब कुछ बिल्कुल गायब हो गया था। और इससे डरकर जेसन जल्दी से सभी खिड़की और दरवाजों के पर्दे लगाने के लिए कहता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर बाहर मौजूद उन मॉन्स्टर्स की नजर उन पर पड़ गई तो उनके पूरे परिवार के लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यानी कि उसके हिसाब से बाहर मॉन्स्टर थे जिन्होंने सुजैन को खत्म कर दिया था। खैर डर के मारे उनकी रूह कांप गई थी और जब वो ये देखते हैं कि बाहर एक नहीं बल्कि बहुत सारे खौफनाक मॉन्स्टर घूम रहे थे, तो कुछ ही देर के बाद में सब रुथ की बनाई हुई ड्राइंग्स को देखते हैं, जिस दौरान रुथ बताती है कि उसने इन मॉन्स्टर्स को पहले भी देखा था और उसे लगता है कि उनमें से एक मॉन्स्टर फ्रेंडली है, मगर जेसन के हिसाब से तो मॉन्स्टर्स कभी फ्रेंडली नहीं होते। इसलिए वो सबको ऑर्डर देता है कि बारिश के समय अब से कोई भी खिड़की के पास नहीं जाएगा। इवन अभी जेसन ने सबसे वादा भी करा था कि वो किसी को कुछ भी नहीं होने देगा। खैर उस रात के बाद से वो चारों एक ही कमरे में साथ साथ सोने लगते हैं। अगले दिन जेसन नोटिस करता है कि पास वाले घर में नेबर्स खाने पीने की कमी की वजह से झगड़ने तक लग गए थे और मिस्टर रिचर्डसन मिसेस रिचर्डसन को याद करके काफी दुखी था। उसी समय रुथ और ग्रैहम भी नीचे आ गए थे, जिन्हें इन सब से दूर रखने के लिए जेसन उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए कहता है, जिस दौरान ग्रैहम घर में ही जॉगिंग करने लग गया था और ऊपर वाले रूम में ही रुथ कपड़े से लटक कर जिम्नास्टिक कर रही थी। उसी समय उसके वजन से चिमनी पर हल्का सा असर पड़ता है, जिसकी वजह से होता यह है कि चिमनी कैप अचानक से नीचे आकर गिरती है और उसकी आवाज सुनकर जेसन और एन तुरंत ही ऊपर आ गए थे। जिस दौरान ही जेसन जब चिमनी में देखता है तो उसको एहसास होता है कि चिमनी का रास्ता अब क्लियर हो गया था। इस समय एक बार को उसके मन में ख्याल आ रहा था कि उसे वहां से ही ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए, मगर वजन में भारी और साइज में बड़े होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं था। तो रुथ जो कि सबसे छोटी थी वो खुद ऊपर जाकर देखने का फैसला करती है और ऐसा करने के लिए जेसन एक पुली बनाता है और धीरे धीरे ऊपर पहुंचने के बाद रुथ अपना एक हाथ चिमनी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, मगर चिमनी के आसपास लगी हुई पाइप्स की वजह से वो खुद बाहर नहीं जा सकती थी और इसलिए जेसन उसे धीरे धीरे नीचे उतार लेता है। तभी उन लोगों को कैस के कर्राने की आवाज आती है, जिसको सुनकर कैस के पास जाने पर उनको पता चलता है कि दवाई ना मिलने की वजह से कैस की हालत बहुत बिगड़ चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा दर्द में है। अब ये देखकर जेसन से रहा नहीं जाता और वो एन से बच्चों को टीवी वाले रूम में जाकर टीवी की वॉल्यूम फुल करने के लिए कहता है। अब कैस को दर्द से आजाद करने का एक ही रास्ता था कि उसको गोली मारकर खत्म कर दिया जाए, जिसको समझकर एन जेसन की बात मानते हुए टीवी वाले रूम में जाकर टीवी वॉल्यूम को फुल कर देती है और तभी जेसन भी बंदूक लाकर कैस को शूट करके खत्म कर देता है, उसे उसके दर्द से आजाद कर देता है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो कितने टाइम तक यहाँ पर कैद रहेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये करना जेसन के लिए खुद काफी मुश्किल था और इसलिए बाद में वो पूरी तरह टूट चुका था, रोने लगता है। तभी एन जेसन के पास आकर उसको संभालती है, जिस दौरान वो चाहती थी कि बच्चों के सोने के बाद वो कैस की बॉडी को जला दें, लेकिन जेसन जानता था कि ये बॉडी उनके खाने के काम आ सकती है। ये काफी पेनफुल था, मगर ऐसे हालात में अपनी जान बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ता। अब मजबूरी में एन भी इस बात पर मान जाती है और जेसन उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसको फ्रिज में रख देता है ताकि बाद में उसको खा लिया जाए। पर अभी भी जेसन की टेंशन खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जब ये मीट खत्म हो जाएगा तब वो क्या करेंगे। यही सोचते हुए अचानक उसकी नजर बाहर मौजूद उसी लोमड़ी पर जाती है, जिसको देखकर जेसन को एक आइडिया आता है। अब वो अपने बनाए गए पुली की मदद से कपड़े समेत ही एक मीट पीस को बाहर पहुंचाता है, जो कि बाहर जाने में कामयाब हो गया था। लेकिन इससे पहले लोमड़ी उसको ले जा पाती, बिजली कड़कने की वजह से वो वहां से भाग जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब भी वो लोग अपने घर में ही कैद थे। जिस समय ही रुथ एक पौधा उगाने के लिए गमले को खिड़की के पास रखती है, पर तभी बारिश का मौसम हो जाता है और ये देखकर जेसन जल्दी से सबको खिड़कियां ढकने के लिए कहता है, जिसके अगले ही पल रुथ नोटिस करती है कि उसका पौधा खिड़की के पास ही रह गया था। इसलिए वो जल्दी से उसको लेने जाती है, मगर उसके गमले को उठाते ही बाहर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर खिड़की पर हिट करता है, जिसकी परछाई को देखकर ही सब काफी डर गए थे। तब जेसन सबको शांत रहने के लिए कहता है और मॉन्स्टर के जाने के बाद एन और जेसन मिलकर रुथ को संभालते हैं। खैर अब इसी तरह कुछ महीने और बीत जाते हैं और अब जेसन के घर का राशन लगभग खत्म हो गया था। इसी वजह से रुथ की अब जेसन और एन से भी बहस हो गई थी, जिससे गुस्सा होकर रुथ अपने कमरे में चली जाती है। और जब ग्रैहम देखता है कि सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई है, तो वो अपने फिश टैंक में मौजूद मछलियों को उस तरीके से काटता है जैसे कि जेसन ने उसको सिखाया था। ये देखकर जेसन और एन इमोशनल होकर रोने लग गए थे,
और तभी रुथ भी उनके पास आकर उनके गले लग जाती है। तभी अचानक जेसन को ध्यान आता है कि घर के पास कुछ जंगली जानवर घूम रहे हैं और इसलिए वो एक अच्छा पुली और फंदा बनाकर उसमें मीट का टुकड़ा लगाता है। बेसिकली मछली पकड़ने वाली टैक्टिस को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए, और वो उसको चिमनी से बाहर पहुंचा देता है। तब एक छोटी सी लोमड़ी उस मीट को खा लेती है, लेकिन जेसन उसे पकड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो अपने डिजाइन को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लग गया था। किस्मत से इस बार वो उस लोमड़ी को ट्रैप करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन होता यह है कि उसे ऊपर खींचते वक्त कपड़ा फटने की वजह से लोमड़ी और जेसन की हंटिंग मशीन दोनों ही बाहर गिर जाते हैं। इससे दुखी होकर जेसन एक बार वापस से नई मशीन बनाने लगता है, जिस दौरान 3 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया था और उसी वजह से उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता। तब एन थोड़ा सा खाना लाकर उसको जबरदस्ती खाने के लिए देती है और खाना खाने के तुरंत बाद जेसन को आइडिया आता है कि शायद उन्हें शुरुआत में छोटे जानवर पकड़ने चाहिए, और इसलिए इस बार वो ट्रैप को छोटे जानवरों के हिसाब से बनाता है, जिससे किस्मत से वो एक गिलहरी को पकड़ने में कामयाब हो गया था। इससे सब काफी खुश होते हैं और थोड़ी देर में वो गिलहरी जेसन के परिवार का खाना बन जाती है। महीनों बाद उनके घर में फिर से थोड़ी खुशियां लौट आई थी, क्योंकि अब उन्हें खाने की टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं थी। इवन अब जेसन और एन ने एक कमरे के फ्लोर को उखाड़कर वहां पर खेती करना शुरू कर दिया था, ताकि उनको सब्जियों की भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि उनका ये प्लान उन्हें कब तक जिंदा रख पाएगा, क्योंकि अब तक पड़ोस के लगभग सारे लोग ही भूख से खत्म हो गए थे। खैर, अब इस तरह से और भी काफी लंबा समय बीत जाता है, जिस बीच जेसन हर दिन चिमनी से जानवरों का शिकार करता और ग्रैहम, एन और रुथ के साथ मिलकर पौधों का ध्यान रखता। इस तरह वो खुशी से अपने जीवन को काट रहे थे। मगर एक दिन जब वो एंजॉय करने के लिए मूवी देख रहे होते हैं, तभी घर की बिजली भी पूरी तरह चली जाती है। लेकिन अब जेसन का परिवार हर सिचुएशन के लिए तैयार था। इस तरह अब उस 4 दीवारी के बीच 5 साल बीत जाते हैं। जी हाँ, 5 साल, जिस समय तक एन की फसल काफी अच्छी हो गई थी, ग्रैहम और रुथ दोनों बड़े हो गए थे और जेसन ने अब तक अपने फंदे को ऑटोमेटिक भी बना दिया था। हालांकि अभी भी रुथ को ड्राइंग का काफी शौक था और वो ज्यादातर समय एटिक में अपनी ड्राइंग्स के साथ बिताया करती। इवन अब तक बाहर का माहौल भी पूरी तरह अलग हो गया था, क्योंकि इतने समय से इंसानी इंटरफेरेंस के बिना आसमान काफी साफ हो गया था, जैसे कि कोविड के समय में हुआ था। अब मोहल्ले में काफी सारे जंगल, पेड़ पौधे उग गए थे और वो जानवर जो इंसानी कॉलोनी से दूर रहा करते थे, वो वापस पूरी दुनिया को अपना घर समझकर चारों तरफ आजादी से घूम रहे थे, जो कि ऑब्वियस ही बात है कि इनके परिवार के लिए अच्छी ही बात थी। अब एक दिन जब एन जेसन के बाल काट रही होती है, तब वो ये बताती है कि ग्रैहम जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि ग्रैहम इस घर में रहकर बोर हो गया था और वो बस कैसे भी वहां से बाहर निकलना चाहता था। इवन एक मुसीबत ये भी थी कि उनके घर की हालत अब पहले से भी काफी ज्यादा बिगड़ गई थी और एन को ऐसा भी लगता है कि जैसे घर की जमीन धंस रही हो, और अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा तो जल्दी ही वो सब घर टूटने की वजह से वहीं पर मिट्टी में समा जाएंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि उनके साथ क्या हुआ। अब जेसन भी इस बारे में सोचकर काफी परेशान हो गया था, पर अभी वो सबका मूड सही करने के लिए उन्हें अपने साथ गैराज में लेकर जाता है, जहां पर मौजूद एक पुरानी स्पोर्ट्स कार को उसने अब तक के 6 साल लगाकर स्टार्ट कर दिया था। उसको देखकर एन और रुथ काफी ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन ग्रैहम तो इससे काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसके हिसाब से जब वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते तो गाड़ी को सही करने का मतलब क्या है, और इसी वजह से जेसन की उससे बहस हो जाती है। मगर ग्रैहम चिढ़कर वहां से चला जाता है। अब आगे बाद में एन जेसन को बोलती है कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और इसलिए हमें उन्हें उसी तरह से संभालना होगा, यानी कि बचपन की तरह नहीं कर सकते। खैर, थोड़ी देर के बाद में बारिश होने लगती है, जिसके पानी को ही वो लोग पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए जेसन सबको ये काम करने के लिए इकट्ठा करता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो कि पिछले 5 सालों में कभी नहीं हुआ था। तभी एक मॉन्स्टर घर के बाहर आकर खड़ा हो गया था, जिसको देखकर जेसन और उसके घर वाले छुप जाते हैं। पर तभी मॉन्स्टर मेन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है, जिससे कि सभी काफी डर गए थे। अब वैसे फिलहाल मॉन्स्टर ने घर के अंदर आकर दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया था, जिस दौरान ग्रैहम जो कि ऊपर की तरफ छुपा हुआ था, उसके मन में आ रहा था कि वो बाहर चला जाए। मगर तभी मॉन्स्टर धीरे धीरे आसपास के कमरों में जेसन और उसके परिवार को ढूंढने की कोशिश करता है। जिस दौरान वो जहां भी जा रहा होता है वहां पर रखी चीजें बर्बाद हो रही थी। असल में वो मॉन्स्टर एक क्रैकन और चलने वाले किसी जीव का मिक्स ब्रीड लग रहा था, जिसके शरीर से इतनी ज्यादा भयानक ठंड निकल रही होती है कि सारे पौधे तबाह हो गए थे, मिट्टी खराब हो गई थी और आसपास रखा सामान, पानी भी जम गया था, यानी कि ये कोई बहुत ही खतरनाक कोल्ड टाइप का डीमन था। तभी अपनी सालों की मेहनत बर्बाद होता हुआ देखकर एन गुस्से में जेसन से बंदूक मांगती है, लेकिन बंदूक जो थी वो तो ऊपर वाले रूम में रखी थी, जहां पर जाना अभी पॉसिबल नहीं था। तभी उस मॉन्स्टर को बाहर से अपने साथियों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो बाहर चला गया था।
अब मॉन्स्टर के बाहर जाने के कुछ पल तक दरवाजा खुला ही रहता है, जिसको देखकर ग्रैहम बाहर भागने की कोशिश करता है, पर जेसन उसे पीछे से पकड़कर घर में ही रोक लेता है और इससे पहले कि कोई एक कदम भी बाहर बढ़ा पाता दरवाजा अपने आप वापस से बंद हो जाता है। तब ग्रैहम और जेसन के बीच फिर से बहस हो जाती है, क्योंकि ग्रैहम बाहर जाना चाहता था, लेकिन जेसन जानता था कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। सुजैन के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं, क्योंकि बाहर वो भयानक मॉन्स्टर चारों तरफ घूम रहे थे। तभी रुथ, जो कि फर्श के नीचे छुपी हुई थी, वो ऊपर आकर सबको बताती है कि असल में मॉन्स्टर अपने साथ जो पानी लाया था उसका टेस्ट बिल्कुल समंदर के पानी जैसा है, जिसको सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। इसी बारे में रुथ अपनी किताब में देखते हुए बाद में भी जेसन से बात करती है और उसको बताती है कि शायद मरमेड्स, क्रैकन और समंदर के बाकी मॉन्स्टर्स जिनके बारे में उन्होंने कहानियों में सुना था, हो सकता है कि वो वाकई में सच हों, जिसका मतलब वो मॉन्स्टर हो सकता है कि कोई एलियन ना हो, बल्कि वो अपने ही होम यानी कि अर्थ पर है, बस अपनी लोकेशन से बाहर आ गया है। हालांकि जेसन को इस बात पर भरोसा नहीं होता। आपने अपने सामने मॉन्स्टर को देखा है, फिर भी आप विश्वास नहीं कर रहे। इसी बीच एन देखती है कि उसके उगाए हुए सारे पौधे भी समुद्री पानी की वजह से खराब हो गए थे, और जब वो इस बारे में जेसन से बात कर ही रही थी कि तभी जेसन के ऑटोमेटिक फंदे के अंदर एक फेरट का बच्चा फंसकर घर के अंदर आ जाता है, जिसको देखकर रुथ उसे आजाद करके सहलाने लगती है, क्योंकि शायद उस बच्चे को इस फंदे में नहीं फंसना चाहिए था। अब इस समय जेसन और एन चिल्ला चिल्लाकर बात कर रहे थे, क्योंकि उनके पीने का पानी भी बर्बाद हो गया था, और अगर 3 दिन तक उनके पास पानी नहीं आता तो वो खत्म हो जाते। तभी अचानक रुथ के पास मौजूद वो फेरट रुथ को डर की वजह से काट लेता है, जिस दौरान रुथ के चिल्लाने की आवाज सुनकर जेसन और एन उसके पास जाते हैं। अब ये देखकर सबसे पहले तो जेसन जो था वो फेरट की गर्दन मरोड़कर उसको खत्म कर देता है, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से अब रुथ की हालत बिगड़ने लगी थी और उसकी जान बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत थी। तब जेसन को समझ में नहीं आता कि वो इसका इंतजाम कैसे करेगा, जिसकी वजह से अगले दिन तक वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि वो गराज में खड़ी गाड़ी को स्टार्ट करके गराज के दरवाजे पर टक्कर पे टक्कर मारने लगता है, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। यानी कि शायद से यही मॉन्स्टर जो थे वो दरवाजे खोल सकते थे। उल्टा जेसन जो था वो इससे खुद ही घायल हो गया था। तब एन और ग्रैहम आकर उसको संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जेसन को याद आता है कि घर की जमीन पिछले 5 सालों से धंस रही थी। ये याद आते ही वो अचानक फर्श खोदना शुरू कर देता है, जो कि शुरू में एन और ग्रैहम को पागलपन लग रहा था। वो बार बार जेसन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो नहीं रुकता और पागलों की तरह टॉयलेट सीट के नीचे खोदता रहता है, जिससे जल्दी ही वो सीवर लाइन तक पहुंच गया था, और वो सीवर लाइन पूरे मोहल्ले के हर घर से जुड़ी हुई थी। हालांकि वहां का रास्ता इतना पतला होता है कि जेसन खुद उसमें से नहीं जा सकता था। तभी एन को एक बात याद आती है कि रिचर्डसन्स का पोता डेंटिस्ट था, तो उनके घर में पक्का एंटीबायोटिक्स हो सकती है। इसलिए वो रिचर्डसन के घर जाने का फैसला करती है, क्योंकि इसी तरह से रुथ की जान बचाई जा सकती थी। हालांकि शुरुआत में जेसन इसके लिए तैयार नहीं होता, पर कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो एन के लिए रेडियो की तरह चलने वाला एक वॉकी टॉकी और कैमरा बना देता है, ताकि उसे बीच में कोई भी इशू आए तो वो जेसन और ग्रैहम को उसके बारे में बता सके। अब इस चीज को लेकर एन धीरे धीरे सीवर के रास्ते आखिरकार रिचर्डसन्स के घर पहुंचने में कामयाब हो गई थी, जो घर अंदर से पूरी तरह बर्बाद हो गया था। और बिस्तर के पास में जब वो देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है। वहां पर मिस्टर और मिसेस रिचर्डसन की सड़ी हुई लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन एन को खुशकिस्मती से एंटीबायोटिक्स की एक बोतल मिल जाती है, और तभी बाहर से फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। ये देखकर एन जल्दी जल्दी वापस अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बारिश में मॉन्स्टर वहां पर आया करते। जिस समय तक सीवर में भी काफी ज्यादा पानी भर गया था, और तभी रिचर्डसन के घर के अंदर एक मॉन्स्टर भी आ जाता है, जिसको देखकर एन जल्दी से सीवर में घुस जाती है। वो तैरते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ गया था। मतलब जो काम पहले लोगों को छोटे लगते थे, अब यहाँ पर देखो अपनी जान बचाने के लिए सीवर तक में वो जा रहे थे। अब एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि एन अब नहीं बचेगी, लेकिन किस्मत से वो अपने साथ में जेसन की बंदूक लेकर आई थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो मॉन्स्टर पर कई गोलियां बरसा देती है, और तभी जेसन एन का हाथ पकड़कर उसे सीवर से बाहर खींच लेता है। अब इससे पहले कि वो मॉन्स्टर ऊपर आ जाता, जेसन ने भारी पत्थरों का ढेर उस टनल के अंदर गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आगे एन जल्दी से रुथ को दवाई देती है, जिसके बाद में रुथ थोड़ी ही देर में सही हो गई थी, और इससे सभी काफी खुश हो गए थे। लेकिन हालात अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। मॉन्स्टर्स को उनके घर में होने के बारे में पता चल गया था कि हाँ, कोई तो इंसान जिंदा बचा है, जिसका मतलब अब वो अंदर आकर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, जब तक कि वो उनको खत्म नहीं कर देते। इसलिए ग्रैहम कहता है कि शायद उन्हें मॉन्स्टर्स को मारकर इस जगह से बाहर चले जाना चाहिए, वही एक रास्ता है। ये प्लान काफी रिस्की होने की वजह से जेसन ने इस पर मना कर दिया था, मगर एन भी अभी ग्रैहम की बातों से सहमत थी कि बाहर तो जाना ही होगा, वो यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकते। इसलिए जेसन भी उनकी बातों को मान जाता है, और अब पूरा परिवार मिलकर घर में चारों तरफ जाल और फंदे बिछाने लगता है, ताकि वो मॉन्स्टर जैसे ही अंदर आएंगे तो जाल में फंसकर उसे आराम से मारा जा सके।
खैर अब तक रुथ भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी, इसलिए वो जेसन की मदद कर रही होती है। फिर कुछ ही देर में आखिरकार वो समय आ ही जाता है जब उन्हें मॉन्स्टर को अंदर बुलाकर उसे खत्म करना था, इसलिए सब अपना अपना सामान लेकर अपनी अपनी पोजीशंस पर चले जाते हैं। लेकिन आज काफी अलग चीज होती है। मॉन्स्टर के आने से पहले घर में चारों तरफ पानी भरने लग गया था, जिसको देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए सबसे ऊपर एटिक में जाने का फैसला करते हैं। हो सकता है कि शायद से मॉन्स्टर्स को आइडिया लग गया था कि ये इंसान खतरनाक थे। हालांकि अभी भी उन्होंने मॉन्स्टर्स को खत्म करने का प्लान नहीं छोड़ा था, इसलिए एन और जेसन पहले मॉन्स्टर के उनके सामने आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही मॉन्स्टर उनके सामने आता है, एन निशाना लगाते हुए जैसे तैसे ऊपर एक ऑयल बॉम्ब फेंकती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर के शरीर में आग लग गई थी। और तब जेसन भी उसको अपने बनाए गए एक क्रॉस बो से शूट करने वाला था, मगर उसका निशाना चूक जाता है और वो सबसे जल्दी से जल्दी एटिक में जाने के लिए कहता है। तभी मॉन्स्टर जेसन को पकड़कर पानी में फेंक देता है, जिस दौरान एन उसको संभालते हुए जैसे तैसे सीढ़ियों के पास लेकर आती है और बाद में वो सब एटिक में चले जाते हैं। लेकिन जल्दी ही एटिक में भी पानी भरने लग गया था, जिसका मतलब कि अगर वो मॉन्स्टर से बच भी जाएंगे तो दम घुटने से जल्दी ही वो खत्म होने वाले थे। तब पानी भरने से पहले ग्रैहम जेसन के क्रॉस बो को वापस से तैयार करता है, जिसके बाद वो सब लंबी सांस लेकर पानी में आ जाते हैं। फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर उनके पास आकर उन पर हमला करने वाला था, जेसन उसको शूट कर देता है और अब मॉन्स्टर सीधा उनके जाल में फंस गया था। असल में उन लोगों ने क्रॉसबो की रस्सी नीचे मौजूद गाड़ी में इस तरह से फंसाई हुई थी कि मॉन्स्टर के एरो लगते ही गाड़ी अपने आप शुरू हो जाए और उसके स्टार्ट होते ही बाकी सारे ट्रैप्स भी चालू हो गए थे। इवन अभी जब मॉन्स्टर छूटने की कोशिश कर रहा होता है तो गाड़ी के पास एक बड़ा होल हो गया था, जिसकी वजह से घर का सारा पानी उस होल में चला जाता है और अब जेसन का परिवार नॉर्मली सांस ले पा रहा था। खैर अब ये लोग जब नीचे जाते हैं तो वहाँ मॉन्स्टर्स को रस्सियों के अंदर जकड़ा हुआ देखते हैं, जिसको देखकर जेसन खंजर लेकर उनके पास जाता है और कहता है कि दरवाजा खोलो। हालांकि मॉन्स्टर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, मगर जेसन बार बार उसे धमकाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक रुथ उसे रोकते हुए कहती है कि अगर हमने इसको खत्म कर दिया तो हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। खैर ये सुनकर जेसन कुछ सोचता है और ध्यान से उस क्रीचर को देखता है। उसको देखकर समझ आता है कि वो क्रीचर भी उतना ही डरा हुआ था जितने वो लोग डरे हुए थे और शायद वो उन पर अटैक करने के बारे में नहीं सोच रहा था। उसी पल जेसन के दिमाग में रुथ की बचपन वाली बात याद आती है, जब रुथ ने कहा था कि जिस मॉन्स्टर को उसने देखा था वो अच्छा था, और इससे जेसन को समझ आ जाता है कि ये कौन सा मॉन्स्टर है। अब जेसन को सारा माजरा समझ आ गया था कि असल में ये मॉन्स्टर समुद्र के अंदर रहते थे, लेकिन इंसानों की बढ़ती क्रुएलिटी को देखकर वो ऊपर उन्हें सबक सिखाने आए हैं। जिसका मतलब रुथ की ये बात भी सही थी कि ये मॉन्स्टर एलियंस नहीं है बल्कि धरती पर ही रहते हैं और ये उनका भी घर है। कुल मिलाकर इंसान धरती पर चारों तरफ ऐसे कब्जा करता रहा जैसे कि प्रकृति ने सब कुछ उनके लिए ही बनाया हो, जबकि सच्चाई तो ये है कि जितनी ये धरती इस पर रहने वाले इंसानों की है उतनी ही बाकी जीवों की भी है जो कि इस प्रकृति का हिस्सा है। ये समझ आते ही जेसन कुछ सोचकर उस मॉन्स्टर की रस्सियां काट देता है, जिसके बाद उसने अपना खंजर भी फेंक दिया था। ये देखकर मॉन्स्टर भी उन्हें बिना कुछ कहे अपने आप ही दरवाजा खोल देता है, जैसे उसने उन्हें बाहर जाने की आजादी दे दी हो। ये समझ आते ही सालों बाद जेसन और उसका परिवार पहली बार घर से बाहर कदम रखते हैं, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। पर तभी कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी जान हलक में आ जाती है। उस मॉन्स्टर के बाकी सारे साथियों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कुछ कर पाते, वही मॉन्स्टर जिसे जेसन ने छोड़ा था वो घर से बाहर निकलकर बाकी मॉन्स्टर्स को उन्हें छोड़ने का इशारा करता है, जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टर्स चुपचाप वहां से समंदर की तरफ वापस लौट जाते हैं। जिसके अगले ही पल जेसन के परिवार का पूरा घर उनकी आंखों के सामने टूटकर जमीन में समा गया था, यानी कि अगर वो बाहर नहीं निकलते तो उनकी वहीं पर समाधि बन जाती। जिसके बाद फाइनली वो बारिश भी रुक जाती है और जेसन अपने परिवार के साथ देखता है कि उनका पूरा टाउन किसी बड़े जंगल की तरह हो गया था, यानी कि अब ये मॉन्स्टर वापस लौट गए थे और जब ये मॉन्स्टर आया करते तभी बारिश होती थी। मे बी उनके लिए हैबिटेट था ये। तभी उसकी नजर उसी पड़ोसी की बोट पर जाती है, जिसको देखकर अब जेसन अपने जरूरत के सामान को उस बोट में लोड करता है और अपने परिवार के साथ नई जिंदगी की तलाश में समंदर में ही निकल पड़ता है। और उसी समय वो नैरेटर लड़की बताती है कि वो लोग सिर्फ इसलिए बचे क्योंकि उन्होंने उस मॉन्स्टर की जान बख्श दी थी और मॉन्स्टर ने बदले में उनकी जान को बख्श दिया। इसका मतलब ये था कि इंसान उनको समझ नहीं पाए और वो मॉन्स्टर कोई खतरा नहीं थे, वो भी बस अपने लिए घर ढूंढ रहे थे। इवन वो नैरेटर असल में कोई और नहीं बल्कि खुद रुथ ही होती है। वो अपने परिवार के साथ आगे बढ़ रही थी और तभी शॉकिंगली रेडियो पर बाकी सर्वाइवर्स की आवाज सुनाई देती है, यानी कि और भी लोग थे जो कि किसी तरह से इन लोगों की तरह जिंदा बच गए थे। लेकिन अब धरती की आबादी काफी कम हो गई थी और यही तो शायद से ये मॉन्स्टर चाह रहे थे कि रिसोर्सेज खत्म ना हो। और बूम, इसी के साथ में द लास्ट हाउस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द लास्ट हाउस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सर्वाइवल हॉरर थ्रिलर मूवी पसंद आई होगी। बेसिकली इस मूवी के अंदर यही दिखाने की कोशिश करी गई है कि इंसान जो है वो यहाँ पर धरती को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है।
जबकि ये रिसोर्सेज खाली इंसान के लिए नहीं है बल्कि बाकी जीव जंतुओं के लिए भी है। लेकिन इंसान लालची होकर सब कुछ खत्म करता जा रहा है। आई मीन आयरनी देखो, जंगल को और फॉरेस्ट को खत्म करके उसमें सोसाइटी बनाई जाती है और उसके अंदर फिर गार्डन या फिर ट्री लगाए जाते हैं और बोलते हैं कि ये लग्जरी है। बट आयरनी तो यही है कि लग्जरी तो वो पहले ही थी, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर पैसे कमाने के लिए ऐसा किया। सबसे बड़ी बात यह है कि बढ़ती आबादी के चलते इंसान करेगा भी क्या, कहाँ पर रहेगा और कैसे रहेगा, उसके चलते ये सब हो रहा है। और उसी के चलते कई लोग इसका फायदा उठाते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। अब देखो, घर बनाना या फिर ये सब चीजें करना गलत नहीं है, लेकिन एक बिल्कुल हाइब्रिड मिक्सचर हो सकता है, यानी कि कोई हाइब्रिड मॉडल जिसके अंदर ज्यादा काटा पीटी भी ना करी जाए और साथ साथ सब लोग रह सकें। इसलिए कहते हैं कि भूत प्रेत या फिर मॉन्स्टर खतरनाक नहीं है, सबसे खतरनाक इस धरती पर इंसान ही है। और मेरे ख्याल से ये लोग शायद इसलिए बच गए थे क्योंकि रुथ जो थी वो शायद से इस मॉन्स्टर से स्टार्टिंग से कांटेक्ट करती रहती होगी इनडायरेक्टली। मॉन्स्टर ने देखा होगा कि ये इंसान इतने बुरे नहीं थे और ये लोग अच्छा कर रहे थे, जिसके चलते हो सकता है कि शायद से मॉन्स्टर ने इनको जाने दिया। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि यही वो इंसान थे जिन्होंने दरिया दिली दिखाई थी, जिसके चलते मॉन्स्टर भी यहाँ से चले गए। मुझे ऐसा लगता है कि पक्का यह मॉन्स्टर धरती के ऊपर आए ही इसलिए थे ताकि यहाँ पर सारी चीजें ठीक हो जाएं, जंगल वापस लौट आए, जानवर भी वापस लौट आए, जिसके चलते धरती थोड़ी सी हील हो सके। एंड ऑब्वियस सी बात है, कोरोना के टाइम पर 2-3 महीने में ही इतनी चीजें हील हो गई थी। सोचकर देखो कि अगर 5 से 10 साल तक कुछ भी ना हो तो उसके बाद धरती कितनी खुद को ठीक कर लेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने दानूर को और आफ्टर स्कूल हॉरर के पार्ट 2 को एक्सप्लेन कर दिया है, जाकर देखना, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए